मैं पहले ये बताऊं कि हम लोगों ने देखा है, मैंने पार्टिसिपेट भी किया है 1965 वॉर, 71 वॉर, 99 में तो मैं नहीं था, लेकिन हम लोग सब जानकारी है 99 वॉर का भी। कोई भी लड़ाई किस लेवल में हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना दिन टिकेगा। हमारे पास जितना शक्ति है उस शक्ति से हम लोग 3 महीना तो कम से कम बहुत आराम से लड़ सकते हैं। कोई फोरकास्ट करता है कि 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, कोई नहीं होगा 3rd वर्ल्ड वॉर। लड़ाई होना नहीं चाहिए, लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है। जो भी देश लड़ रहा है उसके पॉलिटिकल बॉस को ये पता है कि लड़ाई अच्छी चीज नहीं है। अनदर 15-20 डेज में ये लड़ाई क्लोज होगा। लड़ाई ना तो हमारे देश पर कोई हमला करे, अगर हमला किया, हमने बोला हुआ है हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। भुवनेश्वर 120 बाटालियन प्लाटिनम जुबली रे जोग देइथिले कर्नल एस.के. सिन्हा। आमे तांको सहित कथा हबा, किंतु एबे जो मध्यप्राच्य रे युद्ध भी चलीछि ता विषय कथा हबा। जदि भारत कोनोसी देश सह युद्ध करे ताहले केते दिन युद्ध करि परिबो? 6 मास, वर्षे, 2 वर्ष, केते दिन? ए सब तमाम विषय रे हम आलोचना करिबा। कर्नल एस.के. सिन्हा अछंती सर, स्वागत है हमारे चैनल को आपको। थैंक यू। कैसे हो सर? हाँ, आई एम वेरी वेल, एंजॉइंग माई स्टे इन भुवनेश्वर। इधर में अभी आए हैं, 4-5 दिन हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। महाप्रभु जगन्नाथ का कृपा से मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है पिछले 4-5 दिनों से। और मैंने पूरे प्लेटिनम जुबली का जो सेलिब्रेशन हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया, और जितने हमारे कमांडिंग ऑफिसर, 9 कमांडिंग ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, जो प्रेजेंट कमांडिंग ऑफिसर उनको शामिल 8 पुराने भी आए हैं, और वो 8 पुराने में मैं सबसे पुराना कमांडिंग ऑफिसर हूँ जो इसमें आया है। और मैंने 1992 से लेके 94 तक ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स इस बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर था। और उस दौरान मुझे उड़ीसा के बारे में, मुझे यहाँ के लोगों के बारे में, और सबसे ज़्यादा यहाँ के कल्चर और रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बारे में बहुत जानकारी मिला, और उससे बहुत मैं लाभान्वित हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ का जो इतना बड़ा नाम है उसका भी हमने प्रभाव देखा, और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं बार बार पुरी भी गया, और अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी वहाँ पर घुमाया। और महाप्रभु की कृपा से मैं हमेशा यहाँ अच्छा से रहा, कोई बीमारी नहीं, कोई चोट नहीं, मेरा किसी जवान को कोई गड़बड़ नहीं हुआ, ना तो उसके परिवार में, ना हमारे किसी भी जेसीओ या जवानों को। तो इसलिए भी हमारा जो पुराना टेन्योर था वो भी बहुत ही रोचक था, रोमांचकारी था, और मेरे लिए लाभदायक था। लाभदायक की एक बात और बताता हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में बीजेबी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और विद डिस्टिंक्शन किया। और मेरा यहाँ से जाने से पहले मेरे बेटा का सिलेक्शन इंडियन आर्मी के लिए हो गया, और एक तरफ मैं रिटायर हुआ, दूसरी तरफ मेरा बेटा आर्मी को ज्वाइन किया। टोटल फैमिली सर आपका आर्मी में है? हाँ, आर्मी में हमारे फादर तो नहीं थे, लेकिन मैं ज्वाइन किया, और मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे आर्मी का यूनिफॉर्म बड़ा अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं बहुत छोटा था, उन्हीं दिनों से हमको लोगों को, हमारे फादर पुलिस में थे, तो वो पुलिस इंस्पेक्टर का साथ में जो आदमी लोग, उनका पुलिसमैन कांस्टेबल होता था, वो हमको कैप्टन कैप्टन बोलता था छोटे बच्चे में। और उस दिन से भी मन में था कि हम भी कभी यूनिफॉर्म पहनेंगे, हमको भी और कोई सल्यूट करेगा, और भगवान की कृपा से ऐसा हुआ। मैंने अपना पढ़ाई ख़त्म किया एमकॉम का, और उसके बाद हमने अप्लाई किया और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए सिलेक्ट हुआ, और सितंबर 1963 में मैंने कमीशन ले लिया।
उसके जो 63 में जब आप ज्वाइन किए थे, इंटरव्यू कैसा हुआ था आपका? जो हाँ हाँ, हम लोगों का पहले रिटन टेस्ट हुआ था, उसमें सिलेक्शन होने के बाद हमको कॉल आया सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये अभी भी चल रहा है और ये पहले भी चलता था। तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आया, उस टाइम मैं पटना में था। और फिर एसएसबी 19 एसएसबी इलाहाबाद में मैं गया, वहाँ हम लोगों का इंटरव्यू 5 दिन का होता है। जी। उन दिनों भी होता था और अभी भी हो रहा है। उस 5 दिन के अंदर अगर आप एक बात पूछे कि उधर में देखता क्या है, तो वो देखते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, OLQ। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आँख में आँख देखने से तो नहीं पहचान में आएगा, तो वहाँ एक्टिविटी होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, ऑब्स्टेकल्स वो देते हैं पूरा ऑब्स्टेकल्स। और ये 5-6 चीज़ को मिला करके जब वो आखिरी में आते हैं तो फिर सबका मार्क्स मिला करके जो वहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं उनका ब्रीफिंग होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, और उसमें सब लोग बैठते हैं। ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट भी है, इंटेलिजेंस टेस्ट जो लेते हैं वो लोग भी है। तो वो लोग के सामने में 1-to-1 कॉन्फ्रेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें भी सवाल पूछे जाते हैं। उसी दिन सर फिजिकल था, रनिंग वगैरह, बीम वगैरह था सर? बिल्कुल था, जो हमने बोला ना ऑब्स्टेकल कोर्स, उसमें बीम भी था, रनिंग नहीं था, रोप था, वर्टिकल रोप, देन हॉरिजॉन्टल रोप, मंकी क्रॉलिंग। मेडिकल टेस्ट होता था सर? और अभी बाद में आता हूँ, ये 5 दिन में मेडिकल नहीं था, ये 5 दिन ग्राउंड में टेस्ट था। और ऑब्स्टेकल कोर्स आपको डिच पार करना है, डबल डिच पार करना है, वॉल पार करना है, 10 ऑब्स्टेकल्स होता है। वो करने के बाद में फिर आप जब कॉन्फ्रेंस हो गया, कॉन्फ्रेंस होने के बाद में रिजल्ट आता है जी। और अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आपको मेडिकल में जाना है। और मेडिकल भी मेरा 3 दिन हुआ, जनरली 2 दिन में हो जाता है, मेरा 3 दिन में इसलिए हुआ कि जब मैं पहला दिन गया तो वहाँ सब चीज़ चेक किया था, आँख, कान, नाक सब। तो मेरे कान में कुछ वैक्स था। तो मिलिट्री हॉस्पिटल भी है इलाहाबाद में, तो वहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने कुछ मेडिसिन बोला कि ये लो मेडिसिन। तो एक दिन हमको डिले करना पड़ा, वो मेडिसिन डाला, दूसरे दिन आया, फिर टेस्ट पास हुआ और फिर फाइनल डिक्लेयर हो गया कि तुम पास हो गए और अभी बुलाएगा। तो अगला सवाल आप पूछेंगे कि कैसे बुलाएगा। तो जब ये रिजल्ट हो जाता है तो सिलेक्शन बोर्ड से रिजल्ट जो है वो जाता है आर्मी हेडक्वार्टर में। आर्मी हेडक्वार्टर में जो मैन पावर प्लानिंग करते हैं वो लोग वहाँ से फिर आपको कॉल लेटर भेजते हैं। कॉल लेटर, हम IMA के लिए गए थे तो कॉल लेटर आया, फिर IMA का सिलेक्शन के लिए जाना था, तो फिर मैं IMA में जाकर के रिपोर्ट किया और वहाँ पे ट्रेनिंग किया। जी जी सर, एक हमारी उड़ीसा जनता का एक सवाल है आपके लिए जी। जब अब कंट्री में जो वार होता है अब, हाँ, तो हमारी इंडिया के साथ कौन सी भी कंट्री जब वार करेगा, इंडिया कितना दिन तक लड़ पाएगा उस कंट्री के साथ? डिपेंड करता है कि लड़ाई कितने लेवल पर, किस लेवल पे हो रहा है। मैं पहले ये बताऊं कि हम लोगों ने देखा है, मैंने पार्टिसिपेट भी किया है 1965 वॉर, 71 वॉर, 99 में तो मैं नहीं था, लेकिन हम लोग सब जानकारी है 99 वॉर का भी। कोई भी लड़ाई किस लेवल में हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना दिन टिकेगा। उसके अलावा अगर एक लड़ाई लड़ रहे हैं 2 कंट्री के बीच, या बड़ा भी लड़ाई है जैसे फर्स्ट वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस तरीके का भी लड़ाई अगर हो रहा है तो हर एक देश के पास जो मैन पावर है, जो उनका आर्म्स एमिनेशन है, जो उनका अदर स्ट्रेंथ है, पेट्रोल है या और जो भी उसको खाना पूर्ति देना है, गाड़ी का मेंटेनेंस करना है, उसके लिए उसका कितना कैपेसिटी है, उसका कितना कैपेसिटी उस दिन के हिसाब से है। अगर आप अभी की बात करें
तो अभी भी हमारे पास जितना शक्ति है उस शक्ति से हम लोग 3 महीना तो कम से कम बहुत आराम से लड़ सकते हैं विदाउट एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम आउटसाइड या फर्दर सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन बात यह है कि लेवल कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपको सपोर्ट की और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और हमारे पास तो इतना ज़रूर स्ट्रेंथ है कि हमारे जो नियरेस्ट नेबर्स हैं, सो कॉल्ड एनिमीज़, चाहे वो चाइना है या पाकिस्तान है, हम किसी से कम नहीं हैं और हम सब के साथ में बराबरी के साथ और बेहतर के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। कितने साल तक सर हम लड़ पाएंगे, कितने महीने तक हम लड़ पाएंगे? अभी जितना है वो तो 3 महीना का बात मैंने बोला जो हमारे पास अभी सामान है, लेकिन ये 3 महीना बाकी रिप्लेनिशमेंट होगा तो इट माइट कंटिन्यू और भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन ना बढ़े इसके लिए हम महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे कि लड़ाई ना तो हमारे देश पर कोई हमला करे। अगर हमला किया, हमने बोला हुआ है हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ओके सर, अभी जो चल रहा है उड़ीसा और भारत में चल रहा है कि गैस का इंक्रीजिंग, जो एलपीजी गैस हम चलाते हैं लगाते हैं घर में, ये इंक्रीज होता है, पेट्रोल भी इंक्रीज कहीं कहीं जगह पे हो जाता है। जब आप सेना में थे, आपके द्वारा ऐसा कभी आप देखे हैं, कभी एलपीजी गैस इंक्रीज होगा, पेट्रोल इंक्रीज होगा, आप देखे थे कभी इस साल? ऐसा तो हमने नहीं महसूस किया, चाहे सर्विस के दौरान या इवन आफ्टर सर्विस हमारा ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पेट्रोल की कमी हो गई या एलपीजी का कमी हो गया। प्राइस चेंज होता रहता है। प्राइस चेंज का भी, जैसे हम लोगों को सप्लाई बाहर से 80% सप्लाई बाहर से ही आता है, जो भी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उसका जो सप्लाई बाहर से आता है उसमें कोई न कोई अगर उन दिनों के रास्ते में ट्रांजिट में सप्लाई में कोई प्रॉब्लम अगर हुआ है तो ज़रूर प्राइस बढ़ेगा, ज़रूर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन डाला जाएगा। जैसे अभी अनाउंस हुआ कि अभी पेट्रोल का एलपीजी का कमी हो रहा है, तो एलपीजी जो आप जब आपका सिलेंडर ख़त्म हुआ आप ऑर्डर करते हैं, वो आके 2 दिन 4 दिन में दे जाता है। अभी उसके लिए बताया गया है कि आप उसको दूसरे रिफिल के लिए 25 दिन से पहले नहीं डिमांड कर सकते हैं। तो ये सब रिस्ट्रिक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा स्टॉक अचानक ख़त्म ना हो जाए। हर एक आदमी होर्डिंग नहीं करे। अभी भी आपने सुना है, मैंने भी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा है कि जो गैस एजेंसीज है वो लोग माल छुपाता है और जो उनका कंज्यूमर है उसको बोलता है कि ख़त्म हो गया। ख़त्म कैसे हो जाएगा? सप्लाई ख़त्म नहीं हुआ है, ऑफिशियली भी नहीं हुआ है, फिजिकली भी नहीं हुआ है। कल भी मैं गया हुआ था, पूरी वापसी में आते में देखा 2 इंडियन का गाड़ी ये एलपीजी लेके आ रहा है। तो इस तरह से ये बीच में सुनने में जो आता है ये बनावटी है। बनावटी किसका है? वो जो डीलर है वो लोग उसको छुपा देता है, लेकिन एज ए होल इन द कंट्री अभी भी कोई कमी नहीं है और मेरे हिसाब से ये पूरा चालू रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट के पास स्टॉक है क्या गैस? यस, इंडियन गवर्नमेंट के पास स्टॉक है पेट्रोल का। ऑफिशियली अनाउंस किया है पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कि हमारे पास 32 डेज का स्टॉक है। पार्लियामेंट में अनाउंस हुआ है और बाकी लोगों ने भी सुना होगा। जहाँ तक एलपीजी का सवाल है, सीएनजी का सवाल है, उस पर ज़रूर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन स्टॉक एलपीजी का भी और सीएनजी का भी कंट्री में अभी है, जो कि मैं रिलायबल सोर्स के इंफॉर्मेशन में बता रहा हूँ। बाकी ऑथेंटिक तो मैं नहीं हो सकता हूँ, मुझे गवर्नमेंट के सर्विस में नहीं है जानकारी, लेकिन मेरी जो जानकारी है वो ये है कि अभी कोई कमी है नहीं और नियर फ्यूचर में कमी होने की उम्मीद नहीं। ओके, ठीक है सर। 1963 से अभी तक इंडियन आर्मी को आप कैसी तरह देख रही हो? 1963 में जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा ऐसा लग रहा कि मैं शुरू से ही फील्ड एरिया में गया। पहला शुरुआत किया, कमीशन लेके रामगढ़ में आया था।
जनवरी 1964 में चला गया हम लोग आईएएस ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी कोलकाता में चला गया, पूरा ब्रिगेड चला गया। हिंदू मुस्लिम रैट कुछ हुआ था, वो ख़त्म होते होते हम लोगों का ऑर्डर आ गया नागालैंड जाने का। तो पूरा ब्रिगेड नहीं, पूरा डिवीज़न गया उस टाइम। 8 माउंटेन डिव 8 माउंटेन डिव हेडक्वार्टर रांची में था, हमारा ब्रिगेड रामगढ़ में था। तो हम लोग चले गए नागालैंड, डिव हेडक्वार्टर चला गया कोहिमा में, हमारा बटालियन जुब्जा में था। इसी तरह से अलग अलग 2 जगह 2 ब्रिगेड, हमारे ब्रिगेड का 2 बटालियन था। तो वो लोग चला गया और उसके बाद हम लोग वहाँ थे ही, तब तक 65 वॉर का हवा बह गया। एमिनेंट 1965 वॉर। तो हमारा डिवीज़न को फिर वहाँ से मूव करके ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर में भेज दिया गया। उस ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर में हम लोगों ने एग्रेसिव पेट्रोलिंग किया, उधर में डिफेंसेस बनाए, उधर में साइबर जेट का हमला आया, हमारे कैंप एरिया में भी आया, फॉरवर्ड पोस्ट पर भी आया, लेकिन हम लोगों ने अंदर नहीं घुसा क्योंकि उनका अटैक नहीं हुआ था। और बाकी जगह तो हो गया था, लेकिन हम लोग ईस्ट पाकिस्तान में उस टाइम नहीं घुसे थे। और वहाँ रहते रहते मिजो इंसर्जेंसी शुरू हो गया। तो मिजो इंसर्जेंसी में हमारा पूरा ब्रिगेड को फिर इंडक्ट किया गया, हमारा बटालियन एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। मैं उस टाइम बटालियन में एजुटेंट का काम कर रहा था, इंटेलिजेंस ऑफिसर का काम कर रहा था, और कैप्टन सेकंड लेफ्टिनेंट कैप्टन था। तो उसमें फिर हम लोग मिजोरम में जा कर के लुंगले और लुंगलेई, फिर उसके बाद जा कर के दीमागिरी तक हम लोगों ने रिकैप्चर किया। तो ये था शुरू का। उसके बाद में उधर से आने के बाद हमारा पीस पोस्टिंग हुआ। पीस पोस्टिंग में आने के बाद लाइफ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। पीस पोस्टिंग के बाद आने के बाद बटालियन को या ट्रूप्स को अगला लड़ाई की तैयारी करनी पड़ती है, तो ट्रेनिंग करना पड़ता है। अब हम लोगों का टास्क अलग हो गया, हम लोगों का फॉर्मेशन अलग हो गया, तो वहाँ की तैयारी चलने लगी। और उस टाइम भी मैं वहाँ एजुटेंट था। तो तकरीबन रुड़की में मेरा 2.5 साल वहाँ फिर टेन्योर रहा। आई वॉज ए बैचलर ऑफिसर स्टिल। और वहाँ रहते रहते मेरा फिर दूसरे फील्ड एरिया में पोस्टिंग हो गया, आसाम राइफल्स, टू आसाम राइफल्स, अनदर वेरी डिफ़िकल्ट एरिया। एयर मेंटेन पोस्ट, हमारा राशन एयर मेंटेन से आता था। रोड हेड से अपना पोजीशन में जाने के लिए 6 दिन का वॉक था, और उधर में कोई दूसरा सवारी नहीं था। तो हम लोग वॉक करके जाते थे, हमारे ट्रूप्स भी, हम लोग भी अपना सामान लेके, लेकिन हेवी सामान फिर एयर ड्रॉप होता था। तो वहाँ रहा मैं करीब 2.5 साल। और उधर रहने के बाद मतलब 70 अगस्त में मैं गया था, और दिसंबर 72 में फिर वहाँ से हमारा JNK में ट्रांसफ़र हो गया, तंगधार सेक्टर में। और तंगधार सेक्टर में फिर मैं कंपनी कमांडर था। वो स्नो बाउंड एरिया था, बर्फ़ के बीच में हमारा बना हुआ था बंकर, जो लिविंग एरिया था। और बाकी वहाँ पर आई टू आई कांटेक्ट था पाकिस्तानियों के साथ। हमारा पोस्ट एक पहाड़ पर और उनका पोस्ट एक पहाड़ पर, उनको आते जाते हम देखते हैं। तब तक सीज फायर हो गया था। लेकिन सीज फायर के बाद डिलिनिएशन हो रहा था कि एरिया को मार्क कर दिया जाए, ये एरिया इनका, ये एरिया उधर, और कुछ पिलर वगैरह मार्किंग हुआ था, वो भी किया। तो सर्वेयर के आने से पहले फ्लैग मीटिंग हुआ। फ्लैग मीटिंग, पहला फ्लैग मीटिंग, मैं मेजर था, लेकिन लेफ्टिनेंट का रैंक लगा करके मैं पाकिस्तान एरिया में गया था, ताकि वो पहचाने नहीं। पाकिस्तान एरिया में घुसे थे आप? हाँ, आराम से। इट वॉज नोन, अरेंज्ड फ्लैग मीटिंग। कितने किलोमीटर तक गए थे सर? कोई 1-1.5 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं। वो पाकिस्तान का एरिया था? ये पाकिस्तान एरिया, पाकिस्तान का पोस्ट, पाकिस्तान का आदमी हम लोगों को मीटिंग कराया।
फिर खाना खिलाया और उसके बाद हम लोग वापस आए। लेकिन हम लोग भी अपना सिक्योरिटी पीछे रखा हुआ था, क्या क्या रखे थे सर? ऑल वेपन्स। उधर डिफेंसेस बना हुआ था, उसमें सब डिप्लॉयड LMG 81 मिलीमीटर छोटा 2 इंच मोटर वगैरह सब हम लोग लगा करके रखे थे। लेकिन हम लोग बिना हथियार के गए थे और वो लोग भी बिना हथियार का था, लेकिन उनका भी तैयारी था, हमारा भी तैयारी था। लेकिन मीटिंग फ्रेंडली हुआ। फ्रेंडली मीटिंग होने में मैं भी था, तो यंग ऑफिसर था उधर में, ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडर लोग थे, दोनों सीनियर ऑफिसर थे, तो वो अटेंड किया। उसके 3 महीने के अंदर फिर इंडिया का जिम्मेवारी आ गया फ्लैग मीटिंग करने का। और वो फ्लैग मीटिंग का जो लोकेशन था वो मेरे कंपनी एरिया में था। तो उस कंपनी एरिया में मुझे सब बंदोबस्त करने का ड्यूटी मिला, अटेंड करने का भी ड्यूटी मिला, और उसमें भी पाकिस्तानी हमारे एरिया में आए। उन लोगों का जो एंट्री था वो ज़्यादा अंदर नहीं था, वो जस्ट अबाउट 500 यार्ड्स और उससे भी कम था, जिसमें कि हम लोगों ने मीटिंग का पॉइंट्स चुना था, उसमें वो भी अटेंड किया। तो दैट वाज अगेन यूनिक एक्सपीरियंस कि पाकिस्तानी सर्विंग ऑफिसर्स के साथ में हम लोग मिले, बातचीत भी किए और ऑफिशियल भी हाई लेवल पर बातें हुई। जी 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 सर, अभी एक लास्ट सवाल पूछूंगा। हाँ। इंडियन आर्मी में ज़्यादा स्टूडेंट का माने इंटरेस्ट होता है कि ज्वाइन करने के लिए, Yes. लेकिन वो सटीक ढंग से रूल रेगुलेशन जानते नहीं, कैसे फिजिकल करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, आप थोड़ा टिप्स दें उनको। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए 3 रैंक में भर्ती होता है। एक तो है जवानों का लेवल, दूसरा है जेसीओस का लेवल, और तीसरा है ऑफिसर्स का। जवानों का जो भर्ती है उसके लिए रैली होता है, और रैली में क्या होता है, पहले फिजिकल होता है, फिर उसके बाद में उसका ऑब्स्टिकल होता है, उसमें अगर पास हो जाता है तो फिर रिटन होता है, रिटन में पास हो जाए, ऑर्डर ऑफ मेरिट में आएगा तो मेडिकल होगा और भर्ती होगा। फिर उन लोगों को सेलेक्ट करके अपना अपना रेजिमेंट के एरिया में भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। जैसे हमारे उड़ीसा का जवान है, उसका सिलेक्शन हो गया तो वो दानापुर हमारे बिहार रेजिमेंटल सेंटर में जाएंगे, उधर में ट्रेनिंग करेंगे। स्टडी को ज़्यादा हम इंटरेस्ट देंगे या फिजिकल को ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे? फिजिकल को ज़्यादा इंटरेस्ट है। आज का ज़माना और लेटेस्ट से 25 साल पहले या 30 साल पहले का ज़माना में बहुत फ़र्क है। उस टाइम में टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव नहीं था। उस टाइम मैट्रिकुलेशन गया नहीं भी पास है तो भी वो सोल्जर बनता है, फिर हम लोग उसको ट्रेनिंग दे करके अच्छा सोल्जर बनाते हैं। आज के ज़माने में ड्रोन चलता है, और आज के ज़माने में कंप्यूटर चलता है, आज के ज़माने में हैंड हेल्ड रॉकेट लॉन्चर चलता है। तो उसके लिए जवानों को ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। लेकिन मेन चीज़ फिजिकल है। अगर आदमी फिजिकली फिट नहीं है तो वो फिर आगे क्या पढ़ेगा और क्या कार्रवाई करेगा, कैसे इतना मुश्किल काम फौज में कर। हर दिन सर कितना रनिंग लगाना चाहिए, एक जो प्रैक्टिस करते हैं? ये कहना तो मुश्किल है कितना रनिंग लगाना चाहिए। रनिंग इतना ही लगाना चाहिए कि कम से कम 5 किलोमीटर आप आराम से दौड़ सके और उसके बाद फिर लड़ाई लड़ सके। तो इस तरह से करना चाहिए। लेकिन अगर आदमी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाता है, कुछ जिम करता है, कुछ ऊपर नीचे बीम करता है, तो वो सब आदमी उसमें जा सकता है और उसमें कोई डरने का बात नहीं है। ठीक है सर, हमारी जो उड़ीसा जनता को आप क्या बोलेंगे इस लास्ट में? उड़ीसा के जनता को तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इधर आने का मौका दिया, और मेरे रहने के दौरान, जबकि मैं यहाँ 2.5 साल तक था, उस दौरान बहुत प्यार दिया, बहुत आदर दिया, हमको मौका दिया कि मैं पूरे उड़ीसा में जाऊं, लोगों से जान पहचान करूं। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त यहाँ मेरे अभी भी हैं। उस टाइम जब मैं रिटायर हो रहा था तो वो लोग बोलते थे कि इधर में सेटल हो जाइए, इधर में सेटल हो जाइए।
लेकिन हमारा कुछ फैमिली कंस्ट्रेंट था, कुछ कमिटमेंट था, तो इसलिए हमने सोचा कि मैं रांची में जाके सेटल होऊंगा। लेकिन जो उड़ीसा के लोगों को मैं मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा में जो हमारे महाप्रभु जगन्नाथ हैं, ये उड़ीसा के लोगों के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर संपत्ति है, जिसका कि हम लोगों को आदर करना है और उस आदर के साथ में उनका सत्कार करना है। और अगर हम आदर और सत्कार करेंगे तो उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, जो उड़ीसा को मिला है। अभी भुवनेश्वर को देखिए, कितना हरा भरा लगता है, कितना सिस्टमेटिक ढंग से रोड्स बने हैं, सब अलग अलग यूनिट बना है, अलग अलग एरिया बना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जब मैं था 92-93 में, तो चीफ सेक्रेटरी साहब थे मिस्टर कौर, तो उनसे भी मेरा ताल्लुकात था, आना जाना था। तो उन्होंने बताया था कि जब कटक में रहते रहते उड़ीसा को हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में बनाना था, तो वो पहला एसडीएम थे मिस्टर कौर, जो यहाँ आए थे। और उन्होंने बताया कि इतना मेहनत करके, कितना इंजीनियर से कंसल्ट करके कैसे रोड निकलेगा, कैसे पैरेलल रोड होगा, कैसे लैटरल रोड होगा, ये सब का प्लानिंग किया, कौन सा यूनिट कहाँ पर रहने से बेहतर होगा, गवर्नर हाउस, आपका असेंबली, मेन सेक्रेटेरिएट, टेरिटोरियल आर्मी, पोस्टल डिपार्टमेंट एंड थिंग्स लाइक दैट। उस सब के लिए उन्होंने बहुत उधर में काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि उड़ीसा में चूँकि हमारा बटालियन 120 इन्फेंट्री बटालियन है, जिसको हम लोग कलिंगा टेरियर के नाम से जानते हैं। तो कलिंगा टेरियर में उड़ीसा में रहने के चलते मुझे दोबारा एक बार मौका मिला कि मैं इस बटालियन का प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन में भी शामिल हो सका। मेरी खुशकिस्मती है कि जो 8 और सीओज बाहर से आए थे, वो 8 सीओ में मैं सबसे सीनियर था। तो यहाँ के बारे में उन लोगों को कुछ जानकारी हम लोगों का एक्सचेंज हुआ। इसीलिए होता है ये रियूनियन, इसीलिए होता है ये जुबली सेलिब्रेशन, कि जो आदमी पुराना है उसको जो जानकारी है नया को देगा, नया लोगों के पास जो अभी जानकारी है या जो उन्होंने अभी तक तरक्की किया है उसका जानकारी मुझे मिलेगा, उसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। अभी के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं यहाँ, कर्नल रोहित कुमार सिंह सेना मेडल से सम्मानित हैं, वो भी एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अपने ट्रूप्स के लिए गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं। और 5 दिन का टाइम जो है, जिसके बीच में इतने सारे इवेंट हुए हैं, तो मैंने भी बहुत नज़दीकी से देखा, पार्टिसिपेट हुआ। और मैं कर्नल रोहित कुमार को, उनके सभी ऑफिसर्स, जेसीओ और जवानों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये 5 दिन नहीं, 3 दिन का मेन इवेंट था। उस तीनों दिन में 20 इवेंट हुए हैं। एवरी इवेंट वॉज एक्सलेंट। एवरी इवेंट जो था उसको बहुत सुचारू रूप से चलाएगा। कोई हल्ला नहीं, कोई दौड़ नहीं रहा है, कोई उधर भाग नहीं रहा है, और सब काम इतना आसानी से हुआ, जिसके लिए ये बटालियन के सीओ साहब और बाकी सभी अधिकारीगण, जेसीओ और जवानों को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आगे ये बटालियन और भी अच्छा नाम कमाए और भी सहूलियत बढ़े, इसकी भी शुभकामना करता हूँ। सर, अब जब देश के लिए लड़ रहे हैं जी, कितने गोली आप खाए, कितने गोली दुश्मन को मारे? मैं तो लकी रहा, कोई गोली नहीं खाया। मैंने बताया आपको, तंगधार सेक्टर में मेरे कंपनी में माइंस लगे हुए थे। उसको उठाने का काम मैं फिजिकली माइन फील्ड में जा करके अपने हाथ से उठाया है, फिर उसको डिस्ट्रॉय करवाया है। तो उस टाइम भी भगवान की कृपा थी, चाहे वो 65 हो या फिर मिजोरम हो या फिर नेफा हो और वापस फिर JNK है, मुझे कोई गोली नहीं लगी थी। दुश्मन को कितने गोली लगी? और दुश्मन को तो कई दफ़ा मारा मैंने। और ख़ास करके जब मिजोरम में इंसर्जेंसी के अगेंस्ट में हम लोग गए थे, तो उसमें कुछ एक इंसर्जेंट्स थे
और वो पकड़ा जाता था, भागता नहीं था, मुश्किल एरिया है, उसको हम लोग ला भी नहीं सकते हैं। तो 2-3 आदमी को तो हम लोगों ने मारा, और डी इंडक्शन के टाइम में एक आदमी को मारा। वो हम लोग जब डी इंडक्शन हुआ मिजोरम से, फिर हम लोग दूसरे यूनिट में जाने वाले थे, यूपी में जाने वाले थे। तो उस टाइम रास्ते में जासूस लोग आता था, तो एक जासूस लगा, तो उस जासूस को हम लोगों ने चैलेंज किया, और जब चैलेंज किया तो वो भागने का कोशिश किया। उस टाइम उसके ऊपर गोली चली, मैंने डायरेक्टली तो नहीं मारा, ट्रूप्स ने मारा, और उसके बाद जाकर के उसको हम लोगों ने उसको पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। गोली कहाँ पर लगी थी उनका? उनका गोली तो लगा छाती में। जिंदा था कि जिंदा? हाँ, जिंदा था, लेकिन हम लोगों के पास तो उसको उठाने का कोई उपाय नहीं था। हम लोग टेलीफोन कर दिए, जो भी नज़दीक का एसपी साहब थे उनका टेलीफोन कर दिए, और वो लोग बोले कि आप लोग अपना रास्ता में जाइए और हम उसको उठा लेंगे। लेकिन पता चला, जो पीछे रियर एलिमेंट्स थे उन लोगों से पता चला कि वो आदमी उधर ही ख़त्म हो गया और मर गया। जब आप देश की तरफ से लड़ने के लिए जाते थे, फैमिली का रिएक्शन कैसे होता था? जब कभी वार होता था, बेटे आपकी फैमिली में, आपकी वाइफ कैसे रिएक्शन? यस, लकीली 65 वार के टाइम मैं जैसा बताया आपको लेफ्टिनेंट कैप्टन था, अनमैरिड था। 71 वार के बीच में भी मैं बैचलर था जब मैं नेफा में था जी। और नेफा में रहते रहते तब तक तो सीज फायर तो हो ही गया था। मेरा मैरिज हुआ, और मैरिज होने के टाइम में जैसा कि हमने बताया कि मैं एयर मेंटेन पोस्ट में रहता था, पैदल जाके रहता था। लेकिन जब शादी हो गया तो अगेन माय गुड लक कि शादी होने के बाद में मैं अपने वाइफ को हेलीकॉप्टर से लेके अपना पोस्ट के ऊपर उतारा पहली दफ़ा। तो इसलिए लड़ाई के दौरान में बेसिकली जो ट्रुप्स है, हम लोगों का जो ट्रेनिंग है वो ऐसा डीप रूटेड है कि कोई ना तो फैमिली की तरफ से आपको डिस्टर्बेंस होता है, न खुद के तरफ से कोई डर लगता है। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि दुश्मन को मारना है, उसको घुसने नहीं देना है, और अगर टास्क मिला है तो उसके एरिया को कब्जा करना है। अगर ये हो जाता है तो उसके लिए कोई आपको फैमिली से चिट्ठी नहीं आएगा, कोई टेलीग्राम नहीं आएगा, कोई आपको तंग नहीं करेगा कि जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आपको ये भी बता दें साथ साथ कि जो इंडियन आर्मी है उसका जो कसम परेड खाते हैं हम लोग, ओथ लेते हैं कमीशन के टाइम या हमारे जवान अटेस्टेशन के टाइम, वो कसम है कि जब देश के लिए लड़ना है तो आपके ऊपर वाले अधिकारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हुक्म से जो भी आपको टास्क देते हैं, हम उस टास्क को बिना सवाल किए हुए, चाहे एयर में है, ज़मीन में है या पानी में है, बिना सवाल जवाब के उस धर्म में शामिल होंगे और अपना दिया हुआ टास्क पूरा करेंगे। ऐसा कसम ना तो कोई ब्यूरोक्रेट खाता है, ना कोई और दूसरे सर्विस में किया जाता है। और इसीलिए हम लोगों का जब कमीशन होता है तो पार्चमेंट मिलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्लीज टू ग्रांट यू सो एंड सो रैंक और कमीशन। तो वो पार्चमेंट और दूसरा सर्विस में नहीं मिलता है। तो उस तरीके से हम बहुत अपने आप को लाभान्वित समझते हैं, गौरवशाली समझते हैं कि हम लोगों को, मुझे और मेरे बेटा को ये मौका मिला कि हम इंडियन आर्मी में ज्वाइन करें और उसके बाद देश की सेवा बिना डरे हुए, बिना परिवार का कोई ज़्यादा फिक्र किए हुए करें। लेकिन ये फिक्र हमारा यूनिट करता है, हमारा इंडियन आर्मी करता है कि अगर मैं अपने घर में नहीं हूँ, अपने परिवार का सही देखभाल लड़ाई के दौरान से या डिप्लॉयमेंट के कमिटमेंट से नहीं कर सकता हूँ, तो हमारा यूनिट करता है। और वही तो है कि मैं आज इधर हूँ। अगर मैं 32 साल पहले यहाँ से कमांड किया था और चला गया 94 में, तो उस चला जाने के बाद
2026 में हमको क्यों बुलाया गया है? क्योंकि ये बटालियन को मुझसे प्यार है, ये बटालियन को नहीं, हर बटालियन को इंडियन आर्मी का एक दूसरे के साथ में मिलाप रखते हैं, लगातार मिलाप करते हैं, बड़ा बड़ा ओकेजन में बुलाते हैं, इसलिए परिवार का कोई चिंता नहीं रहता है। जी जी सर, अभी जो वार चल रही है कंट्री अमेरिका और ईरान के बाद, ये कैसा क्लोज होगा सर? ये वार को कैसे हम बंद कर सकते हैं? कौन सी कंट्री से हम मिलेंगे? क्या एकजुट होंगे? कैसे क्लोज करेंगे इस वार को? देखिए, जो अमेरिका है वो बहुत ही गलत काम किया है, और मेरे ख्याल से आज नहीं, शुरू से ही अमेरिका को ये लगता है कि वो सबसे महान है, और सबसे महान अगर उसको कोई नहीं मानता है या उसका बात या सलाह नहीं मानता है तो वो चाहते हैं कि उसको दबाया जाए और उसको ख़त्म किया जाए। हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अमेरिका ने जो लड़ाई किया ये सब एक्सटेंशन है, इजराइल का लड़ाई, उसका हमास का लड़ाई वगैरह वगैरह का एक्सटेंशन है, लेकिन मेन रीजन बिहाइंड वही है अमेरिकन सुप्रीमेसी। अच्छा, आपने बोला कि कितना दिन चलेगा, कोई नहीं बोल सकता है। कोई फोरकास्ट करता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, कोई नहीं होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। लड़ाई होना नहीं चाहिए, लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है, और इसी तरीके से ईरान वाले भी नुकसान कर रहे हैं, अमेरिका का भी कर रहे हैं, इजराइल का भी कर रहे हैं। इजराइल इधर से कर रहा है, उधर से रूस यूक्रेन का लड़ाई हो रहा है। ये सब को अगर आप शामिल करेंगे तो लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन फिर भी जो भी देश लड़ रहा है उसके पॉलिटिकल बॉस को ये पता है कि लड़ाई अच्छी चीज़ नहीं है, और उससे जान माल सामान सबका नुकसान होता है। इसलिए मुझे लगता है कि अनदर 15-20 डेज में ये लड़ाई क्लोज होगा। अब आपने पूछा कैसे होगा जी, कैसे होगा तो समझदारी से होगा। सब कोई को समझ रहा है कि इतने बिलियन एंड बिलियन पैसा खर्चा हो रहा है अमेरिका का, ईरान का, और वो खर्चा को पूरा कहाँ से करेगा? तो पूरा नहीं करेगा, जल्दी खर्चा कम करेगा, जल्दी सामान कम नुकसान होगा, तो उसको फिर दोबारा रिवाइव करने में आसानी होगी। इसलिए ये लड़ाई ज़्यादा दिन चलने का कोई खास देख नहीं रहा हूँ मैं भविष्य, और उसमें हमारे देश का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ऑलरेडी अमेरिका के भी कांटेक्ट में हैं, फिर ईरान के भी कांटेक्ट में हैं, इजराइल के कांटेक्ट में हैं। इजराइल से तो जिस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर वापस आए हैं उसके अगले दिन लड़ाई शुरू हो गया। तो उनके पास जानकारी है, उनको पता है किस स्टेज में किससे बात करना है, और उनके पास जितना एक्सपोजर है पूरे वर्ल्ड लीडर्स के साथ मिलने के बाद, उन लोगों से जानने के बाद, तो वो बहुत ज़रूरी फैसला लेते रहते हैं, हर एक टाइम पे फैसला लेते हैं, और उनका पूरा कोशिश है, उन्होंने कई दफ़ा स्टेटमेंट दिया है कि लड़ाई जल्दी बंद होना चाहिए, और सब लोगों से रिक्वेस्ट किया है, सब लोगों से ये अपना डिजायर बताया है कि लड़ाई बंद होना चाहिए, और लड़ाई बंद होने के लिए दोनों तीनों पार्टी को मिलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, और देश को और दुनिया को सत्यानाश होने से बचाना पड़ेगा। जय हिंद।